हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स क्या होते हैं बच्चे? प्रिंसिपल्स क्या है टैक्सेशन के। अब इसमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे आपके एडम स्मिथ के और कुछ प्रिंसिपल होंगे आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के। तो ये अलग अलग इन्होंने आपको कैनन्स बताए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं भी किस तरीके का एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडम स्मिथ के क्या क्या कैनन्स हैं। तो एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के लिए एडम स्मिथ ने बहुत सारे कैनन्स आपको बताए हैं। तो इन कैनन्स को याद करने का भी तरीका है कि इसमें क्या होता है, जो कैनन्स हैं वो आपके होते हैं 2C एंड 2E। इसका मतलब 2C मतलब सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस और 2E इक्विटी एंड इकोनॉमी। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैनन्स को याद कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका कैनन है कैनन ऑफ इक्विटी। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इक्वालिटी और इक्विटी में फ़र्क क्या होता है। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सबको समान अधिकार। ठीक है, जैसे मैं सपोज करती हूँ ना भी आपका यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे आपका मिडिल क्लास फैमिली है, यहाँ पे रिच क्लास फैमिली है, तो तीनों में गैप होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ ना, तो इसका मतलब मैं सभी को बराबर दे दूँ। इसका मतलब पुअर को भी अगर 5% मिला है तो मिडिल क्लास को भी और रिच को भी 5%, लेकिन गैप तो उतना ही रहा ना इन सभी के बीच में। अगर आप इसको ऐसे ही इक्वल देते जाओगे तो गैप तो वही रहेगा, कोई फ़ायदा थोड़ी हो रहा है। तो ये होता है आपका इक्वालिटी। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है जैसे यहाँ पे पुअर है, मिडल है, रिच है, तो इक्विटी का मतलब पुअर को ज़्यादा दे दो, ठीक है, उसको यहाँ पे ले आओ। मिडिल को थोड़ा दे दो, उसको रिच के बराबर ले आओ। तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसने इक्विटी का कैनन आपको बताया है। तो लोग जो हैं इसमें जो टैक्सेस पे करें वो किस तरीके से पे करें? अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कि कितनी उनकी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है उनमें टैक्स को पे करने की। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सारे लोग इक्वल टैक्स ही पे करें। इसका मतलब ये होता है वो कुछ ना कुछ क्या है, इक्वल सेक्रीफाइस करें इकोनॉमी में, जितना उनके लिए कैपेसिटी है सेक्रीफाइस करने की। तो इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इक्वालिटी ऑफ सेक्रीफाइस। अब रिच के लिए क्या होता है? दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन द पुअर। अब ये देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिच के लिए कहते हैं भी कम होती है। अब ये भी एग्जाम्पल से समझो, जैसे गरीब है जो, ठीक है, वो 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, तो 500 के 500 उसके लग जाएंगे, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मनी की क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके पास कुछ बचा नहीं है। देखो, वो सारा पैसा किस में लगा रहा है? कंजप्शन में लगा रहा है, मतलब एडिशन जो भी मनी में हो रही है सारा का सारा क्या है? खर्चा कर रहा है। लेकिन वहीं पे आप रिच की बात करो तो अगर उसकी 1 लाख सैलरी है तो एक की एक तो थोड़ी लगा देगा। इसका मतलब रिच के पास कुछ ना कुछ पैसा बचता है, सारा पैसा वो कंजप्शन में नहीं लगा देता। दैट मीन्स उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है? गरीब से, पुअर से कम होती है। वो अपना सारा पैसा जो एडिशन मेड है उसकी आपके मनी में, वो सारा का सारा पैसा खर्च नहीं कर देता। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी मनी जो आपके रिच की है, ठीक है, वो कम होती है पुअर से, इसका मतलब ये है कि रिच लोगों को, अमीर लोगों को ज़्यादा पे करने चाहिए टैक्स पुअर लोगों से, क्योंकि पुअर के पास कोई बचता भी नहीं है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे एक और प्रिंसिपल आपका जस्टिफाई हो जाएगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो वो भी एक नया प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से एडम स्मिथ ने क्या बताया भी आपका टैक्सेशन, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? जिसमें इक्विटी हो, जहाँ पे आप कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करें। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कैनन की, वो है आपका कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? भी ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे आप खड़े रहो, सर्टेन रहो, स्थिर रहो। तो इस तरीके से जो ये जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए
भी टैक्स कैसे भरना है, कितने टाइम पे देना है, कितनी बार, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अब इसमें देखो भी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए टैक्सेस में। तो सेवरल जो तरीके की सर्टेनिटी है एक टैक्सेशन सिस्टम में आपको चाहिए। सबसे पहली क्या है, दैट इंडिविजुअल मस्ट नो हाउ मच टैक्स ही हैज़ टू पे, उसको पता होना चाहिए ना कि कितना उसने टैक्स भरना है। सेकेंडली, he must know at what time he has to pay the tax so that it can arranged by that time, उसको ये भी पता होना चाहिए किस टाइम पीरियड पे उसको टैक्स को भरना है ताकि पहले से ही वो उसको अरेंज करके रखे। तीसरा क्या होगा, उसको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स में वो टैक्स को पे कर सकता है। और फोर्थ क्या हुआ, दैट टैक्स पेयर शुड नो वेयर एंड टू whom ही हैज़ टू पे द टैक्स, कहाँ जाके और किसको टैक्स को पे करके आना है। तो सर्टेनिटी एक टैक्स की असेंशियल है, ना कि सिर्फ टैक्स पेयर के लिए बल्कि एक स्टेट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पता होना चाहिए भी अपना एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, भी एस्टिमेट लगाना चाहिए ना टैक्सेस का, भी टैक्स कितना को कलेक्ट हो सकता है जिससे सरकार आगे चल के खर्चा कर सके। तो इसी तरीके से सर्टेन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट कैनन है आपका बच्चे कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अब ऐसा टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए ना जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े टैक्स को पे करने के लिए, लोग खुशी खुशी टैक्स को पे करने के लिए तैयार हों, मतलब उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टैक्स लगना चाहिए। सो एवरी टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट द टाइम एंड इन द मैनर इन विच देर इज़ नो डिफ़िकल्टी फॉर द टैक्स पेयर टू पे द टैक्स, कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए टैक्स पेयर को टैक्स भरते समय। अगर टैक्स क्या है कलेक्ट किया जाता है टाइम में और इस तरीके से किया जाता है भी वो इनकन्वीनियंट है अगर टैक्स पेयर के लिए, तो वो बहुत कम टैक्स को पे करने के लिए भी बड़ा उसको बर्डन लगेगा कि मेरे को इतना खड़ा होने पड़ेगा, इस टाइम पे मैं टैक्स नहीं पे कर सकता था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, घर का काम है, बिजी हूँ। तो इस तरीके से वो सोच सकते हैं कि उसको इनकन्वीनियंस हो रही है ना, तो थोड़ा सा टैक्स पे भी उस पर लगा ना तो उसको वो बर्डन लेगा टैक्स की। लेकिन अगर वहीं पे उसके पास इस तरीके से टैक्स को कलेक्ट करने का भी टाइम अच्छा हो, कन्वीनियंट हो टैक्स पेयर, उसको टैक्स भरने में कोई बर्डन नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा टैक्स भी लगेगा ना तब भी वो खुशी खुशी भरने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आई कि तो कन्वीनियंस उसके ध्यान में देनी चाहिए टैक्स पेयर की। फिर है कैनन ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब क्या होगा कि अगर टैक्स देखो कलेक्ट करना उस पर भी खर्चा बड़ा कर देती है सरकार, तो इकोनॉमी का मतलब यह है कि टाइम वेस्टेज कम हो, टैक्स कलेक्ट करने के लिए खर्चा कम से कम आए, तो गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए टैक्स को कलेक्ट करते टाइम भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस कैनन द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी एट द लोएस्ट पॉसिबल, जितनी कम हो सके उतना खर्चा करो। टैक्सेशन सिस्टम एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, हर टैक्स इस तरीके से लगना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को उसको कलेक्ट करने पे खर्चा ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ना आए और उसको बहुत ज़्यादा पैसा ना स्पेंड करना पड़े टैक्सेस को कलेक्ट करने में। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने जो कंसीडर किया इकोनॉमी का मीनिंग वो और वाइडर था। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको टैक्स लेवी करना है, लगाना है, उससे इकोनॉमी की सिचुएशन पे भी प्रभाव पड़ता है। ट्रेड हो गया, एडवर्सरी हो गया, उस पर मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको इकोनॉमिकल नहीं कह सकते। तो इस एंगल से देखा जाए अगर हैवी इनकम टैक्स है वो कैनन ऑफ इकोनॉमी को नहीं शो करता है। मतलब आपके इनकम पे अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है तो हम इकॉनमी थोड़ी कहेंगे उसको, भी ये थोड़ी कहेंगे अच्छा टैक्सेशन सिस्टम है, भी आपका खर्चा कम आ रहा तो ये इकॉनमी में गिना जाएगा, नहीं। लेकिन यही हैवी टैक्स सिस्टम अगर ड्रग्स पे लगा जाए, कोई हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इंटॉक्सिकेंट्स पे लगा दिया जाए तो उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ये इकॉनमी में आता है। तो इकॉनमी का मतलब क्या हो गया, दैट देयर शुड बी अ मिनिमम एक्सपेंडिचर इन कलेक्टिंग द टैक्सेस, और टैक्स का कोई भी गलत प्रभाव नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन पे सोसाइटी की या फिर उनकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट पे, तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं दिखना चाहिए। तो ये थे बच्चे एडम स्मिथ के क्या क्या कैनन्स है। अब बात करते हैं मॉडर्न कैनन्स की। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में PDF फाइल्स अवेलेबल हो जाएंगी, सभी वीडियोस की प्रोवाइड की गई हैं। प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं, सभी की आपको PDF फाइल वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर दीजिएगा, कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं मॉडर्न कैनन ऑफ टैक्सेशन की। तो सबसे पहले इनका कैनन है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर सपोज करो ना भी गवर्नमेंट का खर्चा एकदम से काफ़ी बढ़ गया, तो इतना तो गवर्नमेंट में होना चाहिए भी टैक्सेशन सिस्टम को वो छेड़छाड़ कर सके, इंक्रीज डिक्रीज कर सके, तो वो टैक्सेस को बढ़ा के क्या अपना खर्चा पूरा कर सकती है, रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। सो टैक्सेशन सिस्टम शुड बी इलास्टिक इनफ टू रिकवर एडिशनल रेवेन्यू सो एज टू कॉप विद एडिशनल एक्सपेंडिचर। अगर कोई ना कोई खर्चा गवर्नमेंट का ज़्यादा हो गया है तो वो सही किया जा सके टैक्सेशन सिस्टम से। तो ये भी ज़रूरी है एट द सेम टाइम दैट इतना ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए भी आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दो, भी मेरा खर्चा गवर्नमेंट कहे भी खर्चा मेरा ज़्यादा होता जा रहा है और टैक्स को ही लगाई जाओ। सो इंक्रीज इन रेवेन्यू डज नॉट कॉज अनड्यू इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ द एडिशनल टैक्सेशन। और ना ही ये होना चाहिए भी आपका खर्चा, अगर सपोज करो आप टैक्सेस इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो और उसको कलेक्ट करने पे ही इतना खर्चा आ गया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस टैक्सेशन सिस्टम का? तो इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम आपका नहीं होना चाहिए भी आपका खर्चा बढ़ जाए। एक कन्वीनियंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए भी ऐसा टैक्सेशन सिस्टम हो जहाँ पे आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा हो सके और कम से कम टैक्सेस लगाए जा सके पब्लिक पे। नेक्स्ट सेकंड है आपका कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बास्टेबल ने ये हाइपोथेसिस दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्सेस है शुड बी फ्यू इन नंबर, कि कम होने चाहिए नंबर में लेकिन उससे रेवेन्यू ज़्यादा आना चाहिए ताकि जो मासेस हैं उनको क्या है ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो इसका मतलब ये भी था कि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ट्रेड को, इंडस्ट्री को या और भी जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं ना उस पर एडवर्स इफेक्ट ना डाले। और ये भी हो सकता है भी फ्यूचर में मतलब ऐसे टैक्सेशन सिस्टम लगाए जाएं भी फ्यूचर में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या है रेवेन्यू हो सके। तो ये जो कैनन है ना ये आपका इकॉनमी के कैनन से बड़ा मिलता जुलता है, एडम स्मिथ के कैनन से भी इस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम होना ताकि जिस पे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े आपके इकॉनमी पे। नेक्स्ट है आपके पास कैनन ऑफ वैरायटी। अब देखो हमारे भी यहाँ क्या है मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम लगाए जाते हैं, ना कि सिंगल लगाया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका बर्डन होता है। तो इस टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस कैनन के अकॉर्डिंग टैक्सेस शुड बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ताकि हर इंडिविजुअल कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन ले कुछ ना कुछ। अब अकेला इनकम पे लगा दोगे उसकी भी एक लिमिट होती है ना, भी जैसे 3 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, तो 2 लाख वाले तो मतलब उसके नीचे वाले तो भरेंगे नहीं, तो वो तो टैक्सेशन सिस्टम की स्लैब में नहीं कभी भी आएंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम आपका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए भी, लोगों को पता होना चाहिए भी उनको भी कुछ ना कुछ देश के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उन पे भी कुछ ना कुछ भार पड़ रहा है टैक्सेस का। तो इसी तरीके से बैलेंस होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फिर है आपका कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। टैक्सेशन सिस्टम बड़ा ही सिंपल होना चाहिए ताकि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। तो और ऐसा टैक्सेशन सिस्टम हो जिसमें टैक्स की चोरी की पॉसिबिलिटी ही ना हो या कम से कम पॉसिबिलिटी हो टैक्स की चोरी की। फिर है कैनन ऑफ डिज़ायरेबिलिटी। अब नए टैक्सेस लेवी तब भी होने चाहिए जिसमें क्या है डिज़ायरेबिलिटी हो, ताकि लोग उसको भर सके, उनका डिज़ायर हो, एक इस्टेब्लिश किया जाए एंड पब्लिक कोई भी उसके लिए प्रोटेस्ट ना करे भी हमें इतना ज़्यादा टैक्सेस क्यों पे करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या है कोई भी टैक्सेशन सिस्टम कोई रॉन्ग मोटिव के लिए नहीं लगाना चाहिए, पब्लिक के ही लिए आपको टैक्सेस क्या है लगाने चाहिए ताकि उनको भी आगे चल के फ़ायदा हो, उनका डिज़ायर हो भी चलो ठीक है गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहे तो हमारे लिए ही कुछ करेगी, कोई रॉन्ग मोटिव नहीं होना चाहिए इसके बीच में। नेक्स्ट इज कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जब भी आपको नीड पड़े उसमें आप चेंजेस ईजिली कर सकते हो जब भी आपको उसका डिज़ायर हो। नेक्स्ट इज कैनन ऑफ पॉपुलैरिटी। टैक्सेस इतने ज़्यादा पॉपुलर होने चाहिए ताकि कोई भी उसको अपोज ना कर सके, उसकी पेमेंट के लिए भी कोई भी हम ये कह सकते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए किसी की डिज़ायरेबिलिटी ना हो, हर कोई इसको अपोज करता रहे, तो ऐसा टैक्सेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही पॉपुलर होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैनन ऑफ बॉयंसी। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपके नेशनल इनकम में इंक्रीज आता जाता है टैक्सेस का रेट उसी तरीके से क्या है बढ़ता जाए, इसके वैसे कहते हैं अपवर्ड फोर्स होना। सो टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सच दैट द रेवेन्यू obtained फ्रॉम टैक्सेस गोज ऑन इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि रेवेन्यू जो टैक्सेस से मिल रहा है अपने आप ही बढ़ता जाएगा जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय आमदन बढ़ती जाएगी। लास्ट है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब सेंट्रल हो गया, स्टेट है या लोकल गवर्नमेंट है,
ये अलग अलग टैक्सेस लेवी करती है आज के दिनों में। सो इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना बड़ा ज़रूरी है। देखो सपोज करो ना, एक ऐसी चीज़ है उस पर सेंटर ने अपना टैक्स लगाया हुआ है, स्टेट ने अपना लगाया, लोकल ने अपना लगाया, तो सारा भार तो एक ही चीज़ का लोगों पे पड़ गया ना। तो इन तीनों में आपस में कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए, भी मैं लगा रहा हूँ टैक्स तो रुक जा, तो ना लगा। तो ऐसा चीज़ होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट पे विश्वास भी बना रहे और सिमिलर टैक्स को अलग अलग गवर्नमेंट ना इम्पोज करे लोगों पे। तो ये थे बच्चे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेबल कैपेसिटी के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।